Hello students, our next topic of dipole is electric dipole in uniform external field. अगर एक डायपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रख दो क्या होगा। मान लो ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये एक्सटर्नल फील्ड ई में रख दी। इस चार्ज पे किधर की तरफ फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है और नेगेटिव चार्ज पे फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। अगर इनको कनेक्ट ना किया होता, ये इस तरफ चला जाता, ये इस तरफ चला जाता। हमेशा ना जब भी डायपोल होता है उसको हम किसी तरीके से कनेक्ट करके रखते हैं, कोई बॉन्ड होगा, कोई रोड से कनेक्ट कर दो, धागे से कनेक्ट कर दो। अब ये बताओ इस पे नेट फोर्स कितना हो गया, व्हाट इज द नेट फोर्स। इस तरफ प्लस क्यू ई इस तरफ और इस पे क्यू ई पीछे की तरफ, तो नेट फोर्स इज जीरो। बट क्या नेट टॉर्क भी जीरो है? नहीं, नेट टॉर्क नॉन जीरो है, कुछ रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसे फोर्सेज जिनका नेट फोर्स जीरो होता है और नेट टॉर्क इज नॉन जीरो, इनको हम बोलते हैं फोर्स कपल। याद है मैं रोटेशन में पढ़ा था, फोर्स कपल। अब हम इसका टॉर्क कैलकुलेट करते हैं, व्हाट इज द रिजल्टेंट टॉर्क। मान लो जो फील्ड है वो डायपोल के साथ थीटा एंगल बना है, तो ये जो कपल है ये सेंटर ऑफ मास के अराउंड घूमता है। इसका कितना टॉर्क आ गया इस फोर्स का, इस पॉइंट के अराउंड। फोर्स के कौन से कंपोनेंट का टॉर्क आएगा, कोस का या साइन का? कोस का तो टॉर्क जीरो, साइन का आएगा। तो इसका टॉर्क है क्यू ई इंटू ए साइन थीटा। इसका चेक करो, इसका भी सेम टॉर्क आएगा, ये थीटा ये भी थीटा, इसके भी साइन कंपोनेंट का आएगा, दोनों क्लॉकवाइज आएंगे। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट टॉर्क, क्यू इंटू टू ए, ये हो गया पी ई साइन थीटा। अब क्योंकि टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, पी भी वेक्टर है, ई भी वेक्टर है, तो चेक करो पी क्रॉस ई बनेगा या ई क्रॉस पी। ये है पी वेक्टर, ये है ई वेक्टर। एक बार पी क्रॉस ई का डायरेक्शन चेक करना। हाँ, इस केस में तो नेट जो टॉर्क आई थी दोनों क्लॉकवाइज आ रही थी, तो नेट टॉर्क इज क्लॉकवाइज। चेक करना पी क्रॉस ई क्लॉकवाइज है या ई क्रॉस पी क्लॉकवाइज है। पी क्रॉस ए, पी से ई की तरफ ये क्लॉकवाइज आएगा। पी की तरफ हाथ किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ घुमा दिया, तो ये क्लॉकवाइज आ रहा है पी क्रॉस ई। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट टॉर्क, इट इज पी क्रॉस ई। ये जो फोर्स कपल होता है ना, इसमें एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि टॉर्क किसी भी पॉइंट के आप निकालो, इस प्लेन में कोई भी पॉइंट ले लो, किसी भी पॉइंट आउट इसका टॉर्क निकाल के देखो, इसका जो टॉर्क है वो सेम ही आता है। तो अगर तुम लोएस्ट पॉइंट के बाद भी चेक करो तब भी तुम्हारा जो टॉर्क आएगा वो सेम आएगा। देखो इसी का, इसका टॉर्क तो जीरो हो गया लोएस्ट पॉइंट के बाद, इसका टॉर्क कितना आएगा, क्यू ई, कितना डिस्टेंस है टू ए, कौन से कॉम्पोनेंट का आ रहा है, साइन थीटा का। तो फोर्स कपल में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, किसी भी पॉइंट के बाद टॉर्क निकालो, टॉर्क हमेशा सेम आता है। और ये सेंटर ऑफ मास के अराउंड ऐसे घूमते हैं, क्योंकि नेट फोर्स तो जीरो है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होता है, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करता। ये सेंटर ऑफ मास के अराउंड प्योर रोटेशन करते हैं। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम होता क्या है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है फोर्स जीरो। सिर्फ ये कंडीशन सफिशिएंट नहीं है, ये तो है किसके लिए, फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। नेट टॉर्क शुड ऑल्सो बी जीरो। टॉर्क है पी ई साइन थीटा। अब ये कहाँ कहाँ पे जीरो हो सकता है, थीटा जीरो पे, एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, जब पी और ई सेम डायरेक्शन में, इस केस में नेट टॉर्क जीरो आएगा। और थीटा 180 डिग्री में, अगर ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइंड है, ठीक है। और थर्ड केस, अगर थीटा 90 डिग्री हो, इफ थीटा इज 90 डिग्री, टॉर्क इज मैक्सिमम। कितना टॉर्क आ जाएगा इस केस में, टॉर्क इज पी ई साइन 90। तो कभी कोई क्वेश्चन बोले व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क, इट इज पी ई। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फोर्स इज जीरो ऑन द डायपोल एट एनी एंगल, एट ऑल एंगल्स, बट नेट टॉर्क इज जीरो फॉर थीटा इज इक्वल टू जीरो एंड थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, हमें चेक करना है कि ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल अनस्टेबल। देखो इसमें एक चीज सोचो, अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा होता है, जैसे इस पोजीशन से अगर मैं हल्का सा डिस्प्लेस कर दूं इसको, जो नेट टॉर्क है वो किस तरफ आ रहा है, पी क्रॉस ई, ठीक है, इसकी तरफ। और अगर इस तरफ भी तुम डिस्प्लेस करो, पी क्रॉस ई, पी किस तरफ है तुम्हारा, इसमें
P इस डायरेक्शन में आ रहा है, E इस डायरेक्शन में है, तो P क्रॉस E, ठीक है, वो हमेशा E की तरफ अलाइन होने का ट्राई करेगा। तो अगर तुम डायपोल को किसी भी एंगल पे रिलीज कर दो अदर देन 0 और 180, इट रोटेट्स टुवर्ड्स 0 डिग्री। वो हमेशा इस तरीके से रोटेट करता है कि एंगल 0 फॉर्म करे, या हमेशा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ आने का ट्राई करता है। इसमें भी अगर चेक कर लो, उल्टा बना दूँ, अगर मैं इसको डिस्प्लेस करूं, इसका टॉर्क चेक करो, P क्रॉस E, हमेशा वो फील्ड की तरफ आने का ट्राई करता है। तो इसमें तो अगर डिस्प्लेस करोगे ये और दूर जाएगा। तो ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। थीटा 0 वाला स्टेबल इक्विलिब्रियम, थीटा 180 वाला अनस्टेबल। डायरेक्टली ध्यान रखो किस तरफ जाता है, ई की तरफ अलाइन होने का ट्राई करता है। रीजन है वहां पे इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कैसे है ये आगे बताता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन भी करते हैं। तो डायपोल को कभी भी तुम कहीं से भी छोड़ दो, जैसे इस जगह भी छोड़ दो, पी क्रॉस ई, हमेशा ई की तरफ ये अलाइन होने का ट्राई करेगा। हमेशा इस पे जो टॉर्क आएगा डायपोल पे वो इस तरफ आएगा कि ये ई की तरफ आके अलाइन हो जाए। नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल को रख दो, उसके साथ कितनी पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड होती है। खुद के फील्ड की वजह से ध्यान रखो, खुद पे कोई भी फोर्स या पोटेंशियल एनर्जी नहीं आती, एक्सटर्नल होना चाहिए। देखो इसमें नेट फोर्स तो जीरो है, डेल्टा यू हम लिखते थे माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इसमें नेट फोर्स तो जीरो है इलेक्ट्रिक फोर्स, बट टॉर्क नॉन जीरो है। जैसे वर्क डन बाय फोर्स होता है इंटीग्रल एफ डी एस, वर्क डन बाय टॉर्क होता है इंटीग्रल टाउ डी थीटा। तो जैसे ये थीटा है, ये बताओ डी थीटा, थीटा किधर इंक्रीज हो रहा है? इस साइड इंक्रीज हो रहा है ना, तो डी थीटा तुमने इस तरफ लेना है, और इस पर टॉर्क किस तरफ एक्ट कर रहा है? इस साइड, इलेक्ट्रिक टॉर्क। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय, व्हाट इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स? इट इज इंटीग्रल ऑफ टाउ डी थीटा। टाउ और डी थीटा में किस तरफ कितना एंगल है? डी थीटा आउटसाइड द प्लेन है, और टॉर्क क्लॉकवाइज है, मतलब इनसाइड द प्लेन है, 180 डिग्री का एंगल है। तो टाउ इस इंस्टेंट पे, टाउ कितना बताओ? टाउ इज पी ई साइन थीटा, कोस 180 हो गया -1। मान लो थीटा थीटा 1 से थीटा 2 जा रहा हूं, तो साइन थीटा का डिफरेंशियल होता है कोस थीटा प्लस कोस थीटा, इंटीग्रल होता है माइनस कोस थीटा। कहां से कहां? थीटा 1 से थीटा 2, सॉरी हम इंटीग्रेट कर चुके ना, तो थीटा 1 से थीटा 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस पी ई, पहले इसमें अपर लिमिट फिल करोगे माइनस लोअर लिमिट। तो दिस इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज डेल्टा यू? डेल्टा यू कितना होगा? इट इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो माइनस पी ई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। अब याद हो तुम्हें, हम हमेशा पोटेंशियल एनर्जी का एक रेफरेंस पॉइंट चूज करते हैं। रेफरेंस पॉइंट किस तरीके से चूज करना है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। हम हमेशा पोटेंशियल एनर्जी इस तरीके से चूज करते हैं रेफरेंस पॉइंट, ताकि तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाए। तो मतलब सॉरी मिनिमम नहीं, फॉर्मूला इजी हो जाए। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इजी करने के लिए हम रेफरेंस पॉइंट कौन सा चूज करते हैं? एट थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, हम इसको रेफरेंस लेते हैं। यू कितना हो जाता है वहां पे? 0। दिस इज आवर रेफरेंस पॉइंट। तो थीटा 90 पे पोटेंशियल एनर्जी हम कितना ले रहे हैं? 0। तो देखो क्या फॉर्मूला आ गया, u2 इज इक्वल टू माइनस पी ई कोस थीटा 2, या अगर मतलब थीटा एंगल पे है तो u इज माइनस पी ई कोस थीटा। ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, अगर थीटा एंगल फॉर्म करे तो माइनस पी डॉट ई। देखो 3 केसेस बताए थे जो स्पेशल केसेस होते हैं, थीटा 0, थीटा 90 एंड थीटा 180। टॉर्क कितना होता है? पी साइन थीटा, वो हो गया 0। पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी कोस थीटा, कोस 0 हो गया 1, तो माइनस पी। थीटा 90 पे, थीटा 90 पे व्हाट इज टॉर्क?
टॉर्क किस केस में मैक्सिमम आता है, कितना, पी ई साइन 90 मतलब पी ई। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, माइनस पी ई कोस 90 जीरो। ध्यान रखना ये जीरो मिनिमम वाला, ये वाला मिनिमम नहीं होता, ये मिनिमम है माइनस पी ई, उससे भी कम है। 180 डिग्री पे टॉर्क इज जीरो, पी ई साइन 180। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हो गया माइनस पी ई कोस 180। कितना हो गया, ये कोस 180 होता है -1। तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है। देखो टॉर्क कहाँ कहाँ पे जीरो है, फोर्स तो सब केसेस में जीरो है, टॉर्क इसमें जीरो है, इसमें जीरो है, तो ये दो इक्विलिब्रियम पोजीशन है। जहां पे तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। और यहाँ पे ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। कोई भी चीज़ अपना पोटेंशियल एनर्जी कम करना चाहता है, तो अगर तुम किसी रैंडम थीटा एंगल पे इसको छोड़ दो, ये हमेशा किस तरफ आने का ट्राई करेगा, ये ई की तरफ अलाइन होने का ट्राई करेगा, ताकि इसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाए। तो उससे पोटेंशियल एनर्जी कम होता रहेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता रहेगा। जैसे क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन डायपोल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू 60 to 0। डायपोल इस तरफ है 60 डिग्री पे, तुमने इसको छोड़ दिया या किसी भी तरीके से इस तरफ ले अलाइन करा दिया, तो हमें वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। या तो ये फॉर्मूला याद रखो, हम फॉर्मूला से नहीं करेंगे, हम पोटेंशियल एनर्जी से याद रखेंगे। व्हाट इज यू इनिशियल, पहले था 60 डिग्री, माइनस पी ई कोस 60 हो गया माइनस पी ई बाई 2। फाइनल यू फाइनल इट इज माइनस पी ई कोस 0। व्हाट इज डेल्टा यू, डेल्टा यू इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, माइनस पी ई माइनस माइनस पी ई बाई 2, तो माइनस पी ई प्लस पी ई बाई 2, ये आ गया डेल्टा यू। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस ऑफ डेल्टा यू। नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट वर्क रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस द डायपोल फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू 0 to 90। हमें वर्क रिक्वायर्ड मतलब एक्सटर्नल वर्क पूछा है, थीटा 0 से 90 तक लेके जाना है। तो ये हो गया मेरा फाइनल कंडीशन, और इनिशियली ये था। तो यू इनिशियल इट इज माइनस पी ई कोस 0 माइनस पी, यू फाइनल माइनस पी ई कोस 90 0। तो व्हाट इज डेल्टा यू, इट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, कितना हो गया प्लस पी ई। डेल्टा के देखो उसने मेंशन नहीं करा कि क्या स्पीड का क्या चीज़ है, तो डेल्टा के 0। तो व्हाट इज डेल्टा के, इट इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड। तो ऐसे केसेस में ना जब उसने स्पीड ना चेंज कर रहे हो या स्लोली लेके जा रहे हो, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड ये डायरेक्टली प्लस डेल्टा यू के बराबर आ जाता है। कितना हो गया प्लस पी। इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन माइनस पी, एक्सटर्नल को उतना ही पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि तुम 0 से 90 लेके जा रहे हो। टॉर्क किस तरफ एक्ट कर रहा है, तो तुम्हें जो टॉर्क लगाना पड़ेगा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। जैसे मैं इसे डिस्प्लेस कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक का तो इस तरफ है, तुम्हें एक्सटर्नल बाहर की तरफ लगाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक का वर्क डन नेगेटिव, तुम्हारा वर्क डन पॉजिटिव। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे, अ डायपोल इज रिलीज फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डायपोल व्हेन इट रीचेज द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, ऑल्सो फाइंड एंगुलर वेलोसिटी। इसमें तुमने रिलीज कर दिया, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे, तो 60 डिग्री से तुमने रिलीज करा, ये इनिशियल कंडीशन है। जब ये इस डायरेक्शन में अलाइन हो गया, हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है और एंगुलर स्पीड बतानी है। तो व्हाट इज यू इनिशियल, माइनस पी ई कोस 60 माइनस पी ई बाई 2, यू फाइनल इट इज माइनस पी कोस 0, तो इट इज माइनस पी। के इनिशियल तुमने रिलीज करा था 0, के फाइनल हमें निकालना है, तो या तो लगा लो यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल, नहीं तो इससे करना है इससे कर लो, कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क है। ठीक है, चाहे यहाँ से करना है यहाँ से कर लो, नहीं तो यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज यू फाइनल प्लस के फाइनल। तो यू इनिशियल इट इज माइनस पी बाई 2, के इनिशियल इट इज 0, यू फाइनल माइनस पी, के फाइनल 0, और के फाइनल हमें निकालना सर। तो व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इट इज प्लस पी ई बाई 2। अगर हमसे पूछा जाए एंगुलर स्पीड, देखो डायपोल में ना
मैंने तुम्हें बताया कि चार्जेस होते हैं, बट अगर तुमने कनेक्ट नहीं करा हो किसी चीज़ से तो चले जाएंगे, ऐसे घूमेंगे नहीं। जैसे इस पे फोर्स इधर लग रहा है, इस चार्ज पे फोर्स इधर लग रहा है, तो चले जाएंगे ना आगे की तरफ। इसको किसी रोड वगैरह से कनेक्ट किया होता है, रस्सी से कनेक्ट किया होता है, और ये सेंटर ऑफ मास के अराउंड घूमता है। तो जैसे ये एम मास है, ये एम मास है, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, और इनको मैंने रस्सी से बांध रखा है। अगर तो ये रोप मासलेस है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होता है, ये सिर्फ रोटेशन है, ये रोटेशन कर रही है, इट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो आई का वैल्यू, अगर तो रोप मासलेस है, इसके अराउंड आई चेक करना, ये पॉइंट चार्जेस हो गए, एक पॉइंट चार्ज यहाँ से L/2 पे, तो आई इज एम L/2 का स्क्वायर। इसका ये भी पॉइंट चार्ज है L/2 पे, और ध्यान रखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, सीधा ऐड करते हैं, तो आ जाएगा mL²/2। इसे आई निकाल लेना। और अगर रोड का मास भी दिया हुआ, जैसे मान लो ये एम रोड का मास कैपिटल एम, तब इस ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, जैसे रोड है, इसके साथ में तुमने पॉइंट चार्जेस लगा दिए, तो रोड का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लोगे, तो इसमें आई कितना आएगा, पॉइंट चार्जेस का mL²/4 प्लस mL²/4 प्लस रोड का सेंटर ऑफ मास से पास करे और प्लेन के परपेंडिकुलर, कितना होता है mL²/12। तो इसको PE/2 के बराबर रख दो और इससे ओमेगा का वैल्यू निकालो। अब क्वेश्चन में जैसा तुम्हें आई दिया होगा वैसा उससे आई निकाल के, जैसा तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा आई निकाल के सोल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट डायपोल मोमेंट वेक्टर एंड टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड। ये फील्ड दे रखा है, इसका क्यू चार्ज रख रखा है 1,2,1 पे, और माइनस क्यू रखा है 0,1,0। तो प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट 1,2,1 एंड माइनस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट 0,1,0। पहले मैं इसका डायपोल मोमेंट निकाल रहा हूँ। देखो ये सीधा डी वेक्टर हो गया, तो व्हाट इज द डायपोल मोमेंट, इट इज क्यू टाइम्स डी वेक्टर। डी वेक्टर यहाँ से यहाँ, तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल 1 आई कैप 2 माइनस 1 जे कैप प्लस 1 के कैप, ठीक है। ई वेक्टर इज 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। व्हाट इज द नेट टॉर्क, एक पार्ट तो हो गया डायपोल मोमेंट टॉर्क, इट इज पी क्रॉस ई। डिटर्मिनेंट से करना डिटर्मिनेंट से कर लो, डायरेक्टली करना डायरेक्टली कर सकते हो। 1 आई कैप 1 जे कैप 1 के कैप क्रॉस 2 आई कैप 3 जे कैप। देखो आई कैप, पहले आई कैप क्रॉस आई कैप 0, आई क्रॉस जे होता है के, तो 1 इंटू 3 के कैप। जे क्रॉस आई क्रॉस जे होता है प्लस के, जे क्रॉस आई होता है माइनस के, तो 1 इंटू 2 इंटू माइनस के कैप। जे क्रॉस जे इज 0, के क्रॉस आई जे के आई ऐसे चलता है, तो के क्रॉस आई इट इज प्लस जे, आई क्रॉस जे प्लस के, जे क्रॉस आई प्लस, ठीक है, जे क्रॉस के प्लस आई, के क्रॉस आई प्लस जे, तो ये हो गया 2 जे कैप के क्रॉस जे, जे क्रॉस के होता है प्लस आई, के क्रॉस जे होता है माइनस आई, तो 3 माइनस आई कैप। देखिए कितना हो गया, -3 आई कैप 2 जे कैप 1 के कैप। डिटर्मिनेंट से करना है डिटर्मिनेंट से करके देख लो, डायरेक्टली करना है डायरेक्टली कर लो। नेक्स्ट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, हमने देखा था। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, टॉर्क इज 0, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ऑल्दो टॉर्क इज 0 बिकॉज इक्विलिब्रियम तो है ही, बट पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो अगर हम मान लो इसको एक डायपोल है, उसको फील्ड से हमें ऑसिलेशन कराना है, तो ऑसिलेशन हमेशा ध्यान रखना, ऑसिलेशन या एसएचएम हमेशा कब होती है, जब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस करे। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में जब इस तरफ अलाइन था, मैंने इस कंडीशन से इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया, तो ये ऑसिलेट करेगा, दोबारा इस तरफ आने का ट्राई करेगा, ठीक है। तो मान लो मैंने इसको थीटा एंगल डिस्प्लेस कर दिया, इस पर टॉर्क अंदर की तरफ आ रहा है, कितना टॉर्क आ रहा है, पी ई साइन थीटा। अगर माइनस साइन लगाना लगा लो कि तुमने डिस्प्लेस इस तरफ किया था, कि आ इस साइड है, तो ये हो गया ऑसिलेशन। फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, अगर स्मॉल ऑसिलेशन है तो साइन थीटा को क्या रख सकते हो, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा, तो टॉर्क हो गया माइनस पी ई थीटा। टॉर्क क्या होता है, आई अल्फा।
अल्फा आ गया माइनस पी ई बाई आई इंटू थीटा। और देखो ये एस एच एम की इक्वेशन होती है, जैसे एक्सेलेशन लिखते हैं ना, एक्सेलेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, या किसी चीज़ का डबल डिफरेंशियल माइनस साइन के साथ उसी के फर्स्ट पावर, उसी के वन पावर के प्रोपोर्शनल हो। तो इसमें जो ओमेगा आएगा इट इज़ अंडर रूट पी ई बाई आई टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा। तो जैसे क्वेश्चन आए कि ये पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम में था, मैंने इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया 1 डिग्री या 2 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक आने का कितना टाइम होगा। तो एक टोटल ऑसिलेशन ध्यान रखो, यहाँ पे गया फिर ये वापस, ये इधर फिर वापस, ये टोटल टी टाइम होता है। तो एक्सट्रीम से मीन तक आने का कितना टाइम होगा, दैट विल बी t/4। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आई का बस ध्यान रखना, ठीक है, जैसे ये मासलेस है कि नहीं है, अगर रोड का भी मास दिया हुआ है तो उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना। तो इस तरीके से हमें इसके क्वेश्चन आ सकते हैं, इसका टाइम पीरियड बताओ, एक्सट्रीम से मीन आने का कितना टाइम होगा ये बताओ। नेक्स्ट, अभी हमने जो पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्क पढ़ा, इस पे दो क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये दो डाइपोल्स पड़े हुए हैं, तो फाइंड सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ P2 बाय फील्ड ऑफ P1। P1 के फील्ड की वजह से इसका किस तरफ रोटेशन आएगा। देखो P1 के लिए पहले केस में कौन सा पॉइंट हो गया, दिस इज इक्वेटोरियल पॉइंट, तो 1 की वजह से जो इसका फील्ड आएगा इस तरफ आएगा। तो व्हाट इज P क्रॉस E, P2 क्रॉस E, तो किस तरफ घूमेगा ये, सेंस ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। सेकेंड केस में इस एक्सिस पे P1 की वजह से यहाँ पे जो फील्ड आएगा वो सेम डायरेक्शन में आएगा। P2 और E में एंगल है 0, तो टॉर्क इज 0, घूमेगा ही नहीं। थर्ड केस, P1 की वजह से यहाँ पे जो फील्ड आता है इसकी एक्सिस पे यही इस तरफ आता है, तो व्हाट इज द एंगल, थीटा हो गया 180, तो इसमें भी टॉर्क कितना होगा 0। इस केस में अगर तुम्हें चेक करना हो, ई आर इस तरफ आता है, ई थीटा इस तरफ आता है, तो ई रिजल्टेंट इधर है, तो किस डायरेक्शन में घूमेगा, P2 क्रॉस E, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा। अच्छा, अगर इधर रखा होता डाइपोल, मान लो ये इधर रखा होता P2, अगर ई रेडियल आता है ऐसे, तुम लेते बाहर की तरफ, बट कोस थीटा नेगेटिव होता है, ई रेडियल तो नेट अंदर की तरफ बन जाता है वो, और ई थीटा ये थीटा हो गया, ई थीटा इस तरफ आएगा। तो जो रिजल्टेंट फील्ड है यहाँ पे, रिजल्टेंट फील्ड इस डायरेक्शन में होता है। यहाँ पे बस ध्यान रखना ई आर बाहर की तरफ नहीं होता, तो P2 इस तरफ है, E इस तरफ है, P क्रॉस E इस तरफ आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, या P से E की तरफ, तो ये क्लॉकवाइज सेंस में घूमेगा। इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ये थोड़ा सा मैं लग सकता है कि यार ये तो एक्सियल इससे इक्वेटोरियल पे नहीं है, थोड़ा सा बाहर भी है। देखो मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस वाला प्लस इसको रिपेल करेगा, ये माइनस वाला इसको रिपेल करेगा, ठीक है, ये माइनस वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसमें देखो क्या कोई रोटेशन का सेंस आ रहा है। अगर मैं फोर्सेस देखूं, इसके कंपोनेंट्स लो, इस पूरे डाइपोल पे एक तो ये फोर्सेस हैं, इसके क्या कंपोनेंट आ रहे हैं, एक ऐसे कंपोनेंट आ रहे हैं, इन दोनों की वजह से नेट टॉर्क का इफेक्ट 0 आएगा। जितना टॉर्क इसकी वजह से आ रहा है उतना इसकी वजह से, इन दोनों की वजह से भी नेट टॉर्क 0 आएगा। और ये तो लाइन के अलोंग ही है, ये समझ रहे हैं। इस डाइपोल पे ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड आएगा, और ये जो मैग्नीट्यूड आएगा ये सेम होगा, ये Q1 Q2, ये Q1 Q2, तो K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, नेट टॉर्क इनका दोनों का 0। ये जो भी कंपोनेंट्स आ रहे हैं इनकी वजह से भी नेट टॉर्क 0, और इसकी वजह से तो आएगा ही नहीं, तो नेट टॉर्क इस केस में 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डाइपोल इज रिलीज इन यूनिफॉर्म फील्ड, फाइंड इट्स एंगुलर स्पीड व्हेन द डाइपोल बिकम्स पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जब ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो गया, हमें इसकी एंगुलर स्पीड निकालनी है। कैसे करेंगे, देखो इसने मासलेस रोड से दो चार्जेस कनेक्ट करती हैं, तो इसका जो आई होगा इस पॉइंट के अराउंड कितना होगा, m इंटू आई इज इक्वल टू m
इंटू L/2 का स्क्वायर, इसका ट्वाइस, तो ml/2/2। तो डायपोल मोमेंट कितना होगा, Q इंटू कितना डिस्टेंस है टोटल L। तो इन U इनिशियल इज माइनस PE cos थीटा, K इनिशियल इज 0, U फाइनल, ये पहले थीटा नोट किया, U फाइनल जब ये इसकी तरफ अलाइन हो गया तो U फाइनल इज माइनस PE cos 0, वो हो गया 1, K फाइनल हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो क्या लिखोगे, U इनिशियल में क्या निकालना, एंगुलर स्पीड निकालना, U इनिशियल प्लस K इनिशियल इज इक्वल टू U फाइनल प्लस K फाइनल। U इनिशियल है माइनस PE cos थीटा नॉट, K इनिशियल इज 0, U फाइनल इट इज माइनस PE, K फाइनल हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो कितना आ गया, हाफ I ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू PE 1 माइनस कोस थीटा। ओमेगा का यहाँ से वैल्यू निकालो, ठीक है, ये P का वैल्यू रख देना, I का वैल्यू रख देना, उससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसमें तुम्हें एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, इसको ऑसिलेशन, जैसे ऑसिलेशन से कंपेयर करता हूँ। ऑसिलेशन तभी हो सकता है अगर ये थीटा नॉट बहुत छोटा हो, और ये एक्सट्रीम पोजीशन बन जाएगा, तो इसका जो एंगुलर एम्पलीट्यूड है ये एंगुलर एम्पलीट्यूड हो जाएगा। जैसे हम लिखते हैं ना वहाँ पे लीनियर वेलोसिटी बी मैक्स इज ए ओमेगा, या v इज इक्वल टू ओमेगा ए, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया। और v मैक्स होता है ए ओमेगा जब मीन पोजिशन पे है। ऐसे ही यहाँ पे भी लिख सकते हो, ओमेगा मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा, ए बस यहाँ पे रहना एंगुलर एम्पलीट्यूड, और ये ओमेगा ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और ये एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये हमने निकाला था, यह था अंडर रूट पी ई बाय आई, और ये हमें फाइंड करना जब ये अलाइन हो गया। तो कितना आना चाहिए, ओमेगा मैक्स इट शुड बी डायरेक्टली थीटा नॉट इंटू ओमेगा। चेक करो क्या ये आंसर मैच कर रहे हैं स्मॉल थीटा के लिए, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन यही है ना, इसी पोजीशन पे आएगा तुम्हारा जो ओमेगा मैक्सिमम होगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। चेक करो क्या ये वैल्यू मैच कर रही है अगर थीटा छोटा हो। अगर थीटा स्मॉल है, 1 माइनस कोस थीटा को क्या रख सकते हो, फॉर स्मॉल थीटा 1 माइनस कोस थीटा, वैसे 1 माइनस कोस थीटा होता क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर थीटा छोटा है साइन थीटा और भी छोटा होगा, तो साइन थीटा बाई 2 को मैं थीटा बाई 2 रख सकता हूँ, उसका स्क्वायर है, कितना आ गया, थीटा नॉट स्क्वायर बाई 2। देखो ओमेगा कितना आ गया, इट इज 2PE थीटा नॉट स्क्वायर बाई 2 बाई आई, ये 2 कट गया, थीटा नॉट बाहर आ गया। तो ये एंगुलर है, सचन का केस हो गया। नेक्स्ट, 3 point charges q minus 2q and q are located along the x-axis as shown in figure। ये x-axis के along रख रखे हैं। एक पॉइंट है p y एक्सिस के along, हमें इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है y इज मच मच ग्रेटर देन a, मतलब ये एंगल जो थीटा है काफ़ी स्मॉल होगा। अच्छा, क्या मैं ऑलमोस्ट जीरो की तरह ले सकता हूँ? चेक करो, अगर आंसर जीरो आ रहा होगा ना तब मत लेना। अगर ये थीटा ऑलमोस्ट जीरो है, मतलब यहीं पे एज्यूम कर लो, तो क्यू की वजह से यहाँ पे फील्ड कितना आएगा, के क्यू बाई वाई स्क्वायर, इस क्यू की वजह से के क्यू बाई वाई स्क्वायर, और इसकी वजह से के 2q बाई वाई स्क्वायर नीचे, तो नेट हो गया जीरो। तो ये थीटा जीरो मत मानना, बाद में जाके सोल्व करके लास्ट में जम्पशन फिल करना। तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, देखो, और डायपोल भी मत बनाना, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये सेंटर से नहीं दिए हुए, उसमें रेडियल कॉम्पोनेंट भी आएगा और दूसरा थीटा वाला भी आएगा, मत करना ये डायपोल से। तो डायरेक्टली करो, इस क्यू की वजह से इस तरफ आ गया कितना, के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वजह से के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसकी वजह से इस तरफ के 2q बाई वाई स्क्वायर। तो जो नेट फील्ड आएगा नीचे की तरफ आएगा कितना, इसके साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स तो कट जाएंगे, कोस थीटा वाले ऊपर, तो ई रिजल्टेंट
के 2 क्यू/y² नीचे माइनस 2 टाइम्स इसका कोस वाले जो कॉम्पोनेंट्स हैं, कोस थीटा। कोस थीटा कितना वैल्यू यहाँ से देख के रख लो, कोस थीटा कितना हो गया y/√a² + y²। तो a² + y² की पावर 3/2 होगी। इसमें भी देखो, अगर तुम a को नेग्लिजिबल फील करते हो, ऑलमोस्ट जीरो फील करते हो, तो ये y ये ना कट के जीरो हो जाएगा। कभी भी आंसर जीरो में नहीं लाना, अगर अजम्पशन ले रहे हो आंसर जीरो नहीं आना चाहिए। तो इसमें से 2kq, ये हो गया 2kq/y²। यहाँ से ना एक काम करो, 2kq/y, यहाँ से ना y² कॉमन निकालो। तो जब y² कॉमन निकालोगे बाहर आ जाएगा y³ और ये बनेगा a² + y² + 1 की पावर 3/2। यहाँ से ना बाइनोमियल थ्योरम लगा देना। ये ऊपर जाके इसकी पावर हो जाएगा -3/2, 1 + a² + y² की पावर -3/2। यहाँ पे अब बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दो। देखो क्या बन गया, ये 1 - 3/2, ये कट गया, सिर्फ कितना बचेगा 2kq/y² × 3/2 a²/y²। तो ये तुम्हारा रिजल्टेंट फील्ड आ गया। कैन द गॉस लॉ बी यूज्ड टू कैलकुलेट द फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड इलेक्ट्रिक डायपोल? ट्रू या फॉल्स? आंसर इज फॉल्स। रीजन, हम फील्ड फ्लक्स से टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल फ्लक्स कितना होगा, जैसे ये -q या +q, कोई अगर गॉसियन सरफेस बनाते हो, नेट फ्लक्स तो आएगा जीरो, बट इसका मतलब ये थोड़ी फील्ड जीरो है। हम हमेशा गॉस लॉ को कब यूज करते हैं? गॉस लॉ इज ऑलवेज यूज इन केस ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे कोई सिमेट्री थोड़ी है, ये सारे पॉइंट सिमेट्रिकल थोड़ी है चार्जेस के लिए। तो इस केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते। टोटल फ्लक्स कुछ निकाल लो, बट हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा सकते बिकॉज फील्ड इज नॉट सिमेट्रिकल। लास्ट क्वेश्चन इसका, एक कोई भी रोड दिया हुआ है, मास है m, लेंथ है l, चार्ज है q, इलेक्ट्रिक फील्ड E में रख दिया। ये डायपोल का क्वेश्चन नहीं है। हमने कोई एंगल थीटा कुछ फील्ड लगा दिया E0, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फील्ड, इसमें ग्रेविटेशन भी लेना है। तो फाइंड द एंगुलर स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। किसी भी थीटा पे जाएगा, देखो कैसे करना है। सेंटर ऑफ मास वो कितना ऊपर जा रहा है, किसी भी एंगल थीटा पे चले गए। सेंटर ऑफ मास पहले l/2 पे था, अब वो कहाँ पे चला गया, l/2 cos थीटा। तो पहले l/2 था, अब l/2 cos थीटा, तो कितना ऊपर चला गया, l/2 - l/2 cos थीटा, जबकि ग्रेविटेशन फोर्स नीचे एक्ट कर रहा है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, इट इज ग्रेविटेशन फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, अब इलेक्ट्रिक फोर्स में देखो ये पॉइंट का अलग डिस्प्लेसमेंट है, या तो इंटीग्रेशन करो या सीधा वही सेंटर ऑफ चार्ज जो समझाया था ना, कि सेंटर ऑफ चार्ज यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सेंटर ऑफ चार्ज बिल्कुल बीचों बीच ले लो। सेंटर ऑफ चार्ज का कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया फील्ड की डायरेक्शन में, क्योंकि QE0 का फील्ड इधर लगा होगा, तो सेंटर ऑफ चार्ज भी तो इधर ही है। कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, l/2 sin थीटा। हिंज का वर्क डन, जिस पॉइंट पे हिंज फोर्स लगेगा तो सी, बट उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। डेल्टा के इनिशियल इज जीरो, के फाइनल निकालो, तुम्हें एंगुलर स्पीड पता लग जाएगा। आई कितना लोगे रोड का इस पॉइंट के बटाई, ml²/3 ω²। तो यहाँ से सॉल्व करो, डेल्टा के इज वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिक, हिंज।